वी हैड डन टिल हेयर इन द प्रीवियस वीडियो, जिसमें सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया था कि सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के फोर्टिफिकेशंस थे उनको ऑक्यूपाई कर लिया जाए। तो दिस स्टार्टेड द बैटल ऑफ प्लासे। अब बैटल ऑफ प्लासे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It occurred in 1757. Now on June 23rd June 1757, सिराजुद्दीन दौला की आर्मीज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मीज़ लड़े थे. द ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. किसने लीड करा था? रॉबर्ट क्लाइव ने. और मीर जफ़र, द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द नवाब्स आर्मी लॉयल टू मीर जफ़र डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल. अब जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, उसने पार्ट ही नहीं लिया. और जो कमांडर इन चीफ के अंडर तो आर्मी ही आती है, जो उस लार्ज सेक्शन ऑफ आर्मी ने भी पार्ट नहीं लिया बैटल में. और जगत सेठ, द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, ऑल्सो रिफ्यूज टू हेल्प द नवाब. जो रिचेस्ट बैंकर था उसने भी फाइनेंस करने से मना कर दिया था. तो सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, इम्प्रिजन्ड एंड लेटर किल्ड. द ब्रिटिश मेड मीर जफ़र द नवाब ऑफ बंगाल. Now question to why did the नवाब lost in the battle of प्लासे is this. क्योंकि मीर ज़फ़र को उन लोग ने वो कर दिया था कि अगर तुम पार्ट नहीं लोगे तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे, और उनको तो पपेट चाहिए ही चाहिए था ब्रिटिशर्स को. सो these two are the reasons कि why सिराजुद्दौला lost the battle of प्लासे. Now why is battle of प्लासे important? The battle of प्लासे is important because an important landmark in the history of India. It marked the first step in the transformation of a small trading company into a supreme political power. एक वो ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी. The British got a foothold from where they were to eventually conquer the whole India. अब उनके पास एक फुटहोल्ड बन गया था, उनके पास उन्होंने अपना मतलब पाँव रख दिया था इंडिया पे, जहाँ से अब वो पूरा इंडिया कॉन्कर करने जा रहे थे. तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स टिल हियर यू कैन आस्क मी इन दी ग्रुप. सो अब 2 क्वेश्चंस मैंने पहले ही फॉर्म करके दे दिए हैं कि फर्स्ट, वाई डिड द नवाब लॉस्ट बैटल ऑफ प्लासे? द आंसर इज ओवर हियर. नाउ वाई इज बैटल ऑफ प्लासे इम्पॉर्टेंट? दिस इज द आंसर. नाउ कमिंग टू द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासे. अब सिराजुद्दौला को हरा के उन लोग ने मीर जफ़र एक पपेट को बैठा दिया था नवाब बना के. Mir Zafar was a puppet in the hands of the British. The British constantly demanded wealth from him. The company's officials used him as a golden sack into which they could dip their hands at pleasure. अब बंगाल तो बहुत रिच था अपने रिसोर्सेज पे, तो जब वो एक गोल्डन सैक उन्होंने बना लिया था कि जब तक उनको जो भी चीज़ चाहिए होता था, जितना भी रेवेन्यू चाहिए था, जितने भी पैसे चाहिए थे, वो उससे ले लेते थे. When he could pay no more, he would replace by मीर कासिम. अब वो जब और पे नहीं कर पा रहा था, उन्होंने उसको भी रिप्लेस कर दिया मीर कासिम से. The new Nawab rewarded the company by granting it the right to collect revenue of the districts of बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तागोंग. अब मीर कासिम ने क्या करा कि उसने कहा कि अगर तुम हमें नवाब बना दोगे तो हम तुम्हें राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू दे देंगे, अपनी ही स्टेट से, अपनी ही सिटी से उसको राइट ऑफ रेवेन्यू दे देंगे. मीर कासिम ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल. अब उसको भी लगने लग गया कि बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो अब भी अपने आप को फ्री करना चाहता था. ही डिसमिस्ड द कोर्ट ऑफिशियल्स हु फेवर द ब्रिटिश. उसने सारे कोर्ट ऑफिशियल्स को हटा दिया जो ब्रिटिश को फेवर करें. और ही हायर्ड यूरोपियन एक्सपर्ट्स टू ट्रेन हिज आर्मी. अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए उसने यूरोपियन एक्सपर्ट्स को हायर करा. ही ऑल्सो अबॉलिश्ड ऑल ड्यूटीज़ ऑन इंटरनल ट्रेड, सो बोथ द इंडियंस एंड ब्रिटिश मर्चेंट्स कुड बी ऑन इक्वल टर्म्स. अब उसने सारे ड्यूटीज़ हटा दिए इंटरनल ट्रेड पे, जिससे इंडियन मर्चेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो, ना ही ब्रिटिश मर्चेंट्स को. This was unacceptable to the British merchants as it ended their trade monopoly and hence adversely affected their profits. अब ब्रिटिश मर्चेंट्स को तो बहुत गुस्सा लगा इस बात पे, क्योंकि उनकी तो ट्रेड के प्रॉफिट ही कम हो गए. द ब्रिटिश नाउ डिसाइडेड टू डिपोज मीर कासिम. तो पहले उन्हें सिराजुद्दौला को हटाने की कोशिश करी, उसको बैटल ऑफ प्लासे में हरा दिया. देन मीर ज़फ़र को अपॉइंट करा, पर उसको भी हटा दिया, और किसको ले आए? मीर कासिम को. अब जब मीर कासिम अपने आप को फ्री करने जा रहा था, तो ब्रिटिश ने क्या डिसाइड करा कि ब्रिटिश उसको भी हटा दे, मीर कासिम को भी हटा दे.
Now coming to Battle of Buxar. Battle of Buxar was fought in 1764. Now after being defeated by the British, Mir Qasim fled to Awadh. अब मीर कासिम ब्रिटिश से हारने के बाद वो अवध चला गया था. He formed an alliance with शुजा-उद-दौला, the नवाब of अवध, and शाह आलम II, the मुगल एम्परर. अब उसने क्या करा, उसने दो लोगों के साथ एक अलायंस फॉर्म करी. एक था नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला एंड द सेकेंड द मुगल एम्परर शाह आलम II. The combined armies met the British forces at Buxar on 22nd October 1764. These dates are very important, you have to learn them. तो ये तीन आर्मीज़, मतलब मीर कासिम की, मुग़ल एम्परर और नवाब ऑफ अवध, ये तीनों मिलके लड़े थे अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, पर तो भी हार गए थे. A treaty was signed and Shah Alam II granted the company a Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. Diwani is the right to collect revenue. उसने कहाँ का दे दिया था, अभी तक तो उसके पास 3 जगहों का ही था, अब उसके पास 3 स्टेट्स का है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, क्योंकि ये सब रिसोर्स रिच थी. शुजा-उद-दौला वॉज मेड टू पे 50 लाख रुपीज़ एज वॉर डैमेजेस. 50 लाख रुपीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था. मीर कासिम वॉज डिपोज. मीर जफ़र वॉज मेड दी नवाब वंस अगेन. अब मीर जफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया बंगाल का. द बैटल ऑफ बुक्सार thoroughly exposed the weaknesses of the Indian armies. The Nawab of Awadh and Bengal and the Mughal emperor now became dependent on the English East India Company. The total financial control over the rich eastern provinces gave the British enormous resources for the next round of expansion. अब उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी और उन्होंने ये भी देख लिया था कि कितनी वीकनेस है इंडियंस के उसमें, इंडियन आर्मीज़ में, बिकॉज 3 लोग मिलके भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा पाए थे. नाउ coming to British control over Bengal. Now after victories at Plassey and Buxar, the East India Company became the real ruler of Bengal. अब प्लासी और बुक्सार के बाद ऑब्वियसली उस पूरा रेवेन्यू, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं, पूरा रेवेन्यू और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में. The military came under its control. Revenue began to be collected directly by the officials of the company. अभी तो हम वो नवाब से लेते थे, पर अब वो डायरेक्टली लेते थे रेवेन्यू. और मिलिट्री भी किसके हाथ में आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के. A small amount of revenue was given to the नवाब to run the administration. अब एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए द नवाब ऑफ बंगाल को बहुत थोड़ा सा ही दिया जाता था रेवेन्यू. So the British had all the power and income but no responsibility. अब हुआ क्या, ब्रिटिश के पास बहुत पावर थी और पैसा भी था, पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं करता था, उनके पास सिर्फ प्रॉफिट जा रहा था. बट नवाब ऑफ बंगाल के साथ क्या हो रहा था, नवाब ऑफ बंगाल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, पर उसके पास कोई पैसे ही नहीं थे, उसके पास कोई पावर ही नहीं थी, सारी पावर तो ब्रिटिशर्स के पास थी. So the British had all power and income but no responsibility. On the other hand, the Nawab had all the responsibility but no power and no stable source of income. कोई stable source of income थी नहीं उसके पास. This unique arrangement is generally known as the dual or double government. अब dual और double government को क्या बोलते हैं? What is the meaning of this? You will explain this. The people of Bengal suffered immensely under this system. अब इसमें पिस कौन रहा था, इसमें पिस रहे थे people of Bengal. और जब फेमाइन आई विच इन 1770, तो कंपनी भी हेल्प नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और नवाब हेल्प कर नहीं पा रहा था बिकॉज उसके पास पैसे और पावर नहीं थे. सो अब ड्यूअल गवर्नमेंट को बंद कर दिया गया था 1772 में, और बंगाल डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई थी कंपनी के. और उसका न्यू गवर्नमेंट जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स. और वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या डिसाइड करा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये डिसाइड करा कि अब वो
एक्सपैंड करेगा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी. सो हु डिसाइडेड to expand British influence on Indian territories? Warren Hastings, the new government general. Children, please see the videos and do the worksheets because अब syllabus आपका pile up होता ही जाएगा.